नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आगे के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन किए थे और जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे सामने वीडियो में सॉल्यूशन नज़र आ रहा होगा आपको। एक्चुअली प्रॉब्लम ये होगी कि फिर वीडियो रिकॉर्डर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है बीच बीच में चलते चलते ही। तो कई बार कंटेंट जो है वो समझा दिया जाता है, सब कुछ अच्छे से करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब रिकॉर्डर को चेक करते हैं तो पता चलता है कि रिकॉर्डर ने करप्ट फाइल बना दी या फाइल जो है वो डैमेज हो गई। तो उस वजह से कंटेंट लिखा हुआ तो रह जाता है, लेकिन समझाया हुआ जो है वो करप्ट होने की वजह से वीडियो ख़त्म हो जाता है, काम नहीं आता, तो दोबारा से उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल मैं दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कंटेंट आपके सामने है। अच्छी बात यह है कि कुछ ही कंटेंट जो है वो करप्ट हो पाया, कुछ बच गया, तो ये अच्छी चीज़ भी है। तो चलिए एक बार वापस से आपको स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके सामने है। अब आपको थोड़ा सा इसमें नज़र नहीं आएगा कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, क्योंकि समझाया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा एक बार इसका पूर्वानुमान आपको वापस करवा देता हूँ कि क्या क्या था। देखिए इसके अंदर एक दिया गया था कि ए बी एक चाप है, ठीक है। ए और बी दो बिंदु है, उनको ओ से मिलाया गया है। ए बी के ही एक बिंदु सी जो है उसको मिलाया गया है, तो ए सी बी सी और आ गया। तो यहाँ पे ये कोण दिया हुआ है 160 डिग्री का, 160 का जो है वो एक कोण दिया हुआ है कि 160 डिग्री है। तो बताइए एक्स कितने का होगा। तो हमने यहाँ पे ये काम किया कि एक्स, ये जो सी बेटा, सी का ध्यान रखना होगा आपको, सावधानी बरतनी होगी कि सी जो है वो ए बी चाप के ऊपर है। अब ए बी चाप के ऊपर है तो ए बी नहीं ले सकते आप, क्योंकि आप अगर पर में सोच रहे हैं वर्त वाली कि केंद्र पे बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पे बना कोण परिधि पर, ये कौन से कोण है केंद्र परिधि पे? जो आप चाप लेते हैं वही चाप, आपको एक चाप लेनी होती है। पहले बताइए कौन सी चाप लेंगे, फिर वो जो आप चाप लेते हैं उस चाप के द्वारा केंद्र पे और परिधि पे बनाया गया कोणों की बात हो रही है। तो अगर आप सोचें कि मैं ए बी ले लूँ, ठीक है, आप ले लीजिए ए बी ले लिया, ए बी ने केंद्र पे कोण बनाया 160 का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बनाया। अब आपने सी यहाँ ले लिया, ये नहीं चलेगा ना ना। अगर आप ए बी चाप लेते हैं, ये पिंक वाली चाप ले रहे हैं, तो फिर ए बी ने ओ पर कोण बनाया 160 का, बिल्कुल सही बनाया, तो ए बी को ही परिधि पर कोण बनाना पड़ेगा। अब आप सी तो चाप के ऊपर ले लिया, चाप के ऊपर बिंदु थोड़ी लेना है आपको, तो जो बची हुई परिधि है उस पर कोण बनाना पड़ेगा। फिर जो भी आप चाप लेते हैं वो सोच समझिए। देखिए उस परमे को याद करिए, वो परमे ने क्या कहा था, कोई चाप लीजिए, आप चाप ले लिया आपने। अब वो जो चाप है उस चाप पे तो कोई बिंदु नहीं ले सकते, वो चाप तो है ही आपके पास। उस चाप के बाद में जो वर्त की परिधि बच गई, शेष भाग बच गया, उस पे आपको कोण बनाना है। वो कोण जो होगा वो केंद्र वाले कोण का आधा होगा, ठीक है ना। ऐसे है परमे, तो आपका ये कोण काम आएगा। ये 60 है, 160 है तो ये 80 है, ये बात सही है, लेकिन आपका ये वाला कोण नहीं काम आएगा, ये कोण नहीं निकलेगा। ये निकलने के लिए आपको बी ए चाप लेनी पड़ेगी। कौन सी चाप? बी ए चाप लेनी पड़ेगी। अब अगर आप बी ए चाप लेंगे तो बी ए चाप पे जो है वो सी नहीं है, सी बी ए चाप से बाहर है। अब ठीक है, तो अब आपका कोण, अब अगर आप बी ए चाप लेंगे तो आपको कोण ये लेना पड़ेगा, केंद्र पे बना कोण ये, क्योंकि जो चाप लेते हैं वो जो चाप कोण बनाती है वो चाहिए होता है। देखिए अब चाप आपकी बी से लेकर ए तक शुरू है, तो ये वाला कोण होगा, ये वाला। जिस दिशा में चाप होती है उसी दिशा में कोण होता है केंद्र वाला। तो ये हुआ 200 डिग्री, ये 200 हुआ तो ये आधा हुआ 100 डिग्री, तो आपका आंसर हुआ 100 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, और काफ़ी डिटेल में मैंने बात की थी, अब तो सब आपको सामने दिख रहा होगा। एक समबहुभुज में प्रत्येक भीतरी कोण, एक जो समबहुभुज होता है, समबहुभुज का मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो। जब सारी भुजाएं बराबर है तो सारे कोण भी बराबर है, तो प्रत्येक कोण, एक कोण निकाल लीजिए, सारे कोण उतने ही होंगे। ये समबहुभुज, देखिए दो होते हैं, एक तो बहुभुज, बहुभुज की भुजाएं छोटी बड़ी लंबी चौड़ी कुछ भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, उसमें सब आ गया, उसमें सब आ गया, जनरल वे में आ गया, ठीक है। समबहुभुज में स्पेशल वही बहुभुजों को अलग किया गया जिनकी भुजाएं बराबर है, वो समबहुभुज आ गया। अब ये समबहुभुज है, ये कहा गया कि भीतरी कोण बाह्य कोण का आधा है। तो अगर आप भीतरी कोण x लेते हैं तो बाह्य कोण 2x हो जाएगा, और दोनों मिला के 360 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि पूरा एक सर्किल पूरा हो गया। 2x + x बराबर 360, तो x बराबर हो गया आपका 120 डिग्री, तो आंतरिक कोण 120 का हो गया। अब हमसे ये नहीं पूछा कि कोण कितने का होगा, हमसे ये पूछा कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, इस समबहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो हमने ये काम किया, माना भुजाएं n है, एक कोण 120 का है तो n भुजाएं हैं तो n ही कोण होंगे, क्योंकि जिस बहुभुज में जितनी भुजाएं होती है उतने ही कोण होते हैं। तो n × 120 हमारे कोणों का योग हो गया। और यही कोणों का योग का निकालने का तरीका एक और है हमारे पास, जो कि हर बहुभुज पे लगता है, चाहे वो समबहुभुज हो चाहे ना हो, चाहे वो समबहुभुज हो या ना हो, प्रत्येक बहुभुज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। अगर हमें उसकी भुजाओं की संख्या पता है तो हम कोणों का योग बता सकते हैं। फॉर्मूला है n-2 × पाई। याद रख लीजिए, अगर आपको पहले से पढ़ा हुआ है, ऑब्वियसली बात है पढ़ा हुआ होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आज यहाँ से पढ़ लीजिए कि बहुभुज के कोणों का योग
चाहे वो सम बहुभुज हो चाहे ना हो, क्योंकि सम बहुभुज है जब तो आपको पता ही है, एक कोण x मानिए, n से गुणा कर दीजिए, सारे कोणों का योग आ गया क्योंकि सब बराबर है। लेकिन अगर कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो सम हो चाहे ना हो, दोनों ही हो, अगर आपको कोणों का योग निकालना है तो n-2 इंटू पाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पाई की जगह मतलब पाई का मतलब 180। ठीक है, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो पाई की जगह 180 डिग्री, ब्रैकेट को खोल दिया, ब्रैकेट को खोल के इनको एक तरफ कर लिया और 180 में से 120 गया, ये आ गया 60, 360 भाग लग गया 6, तो इसकी भुजाओं की संख्या हुई 6। तो इस बहुभुज की भुजाएं हैं 6। अगला क्वेश्चन था कि यदि एक त्रिभुज है, त्रिभुज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था भुजाओं से, कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 4 और 10 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा जो है ए है, बताइए तीसरी भुजा ए जो है वो किन के बीच में होगी, मतलब किससे बड़ी होगी किससे छोटी होगी। तो यहाँ पे दोनों ही हमारी जो इससे जुड़ी असमीकाएं हैं त्रिभुज से वो काम आएगी। हमें पता है कि त्रिभुज की कोई भी भुजा हमेशा छोटी होती है दो भुजाओं के योग से। ठीक है, ये यूं कहिए, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो 4 और 10 का योग 14 हुआ, तो तीसरी भुजा यानी ए से बड़ा होगा, तो इसका मतलब ए छोटा होगा 14 से। तो एक बात तो पता चल गई ए के बारे में कि वो 14 से छोटा होगा। दूसरी बात और पता लग जाएगी कि दोनों भुजाओं का अंतर जो होता है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। दोनों भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाएं लीजिए उनको घटाइए, उनका जो अंतर आएगा वो तीसरी भुजा से छोटा होगा। तो 10 और 4, 10 - 4 छोटा होगा ए से, तो ए 6 छोटा होगा ए से, यानी ए 6 से बड़ा है 14 से छोटा है, तो ए 6 और 14 के बीच में होगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 और R2 है, R1 15 है, R2 20 है, केंद्र के बीच की दूरी 25 है। तो ये देखिए कुछ स्थितियां समझाना चाहता था मैं यहाँ पे कि 2-3 वृत्त है वो 3 स्थितियों में हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे को ना काटे, एक दूसरे को स्पर्श करें, एक दूसरे को काटे। तो जब यहाँ आप देख सकते हैं कि जब नहीं काटते हैं तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी हो जाती है, त्रिज्याओं का योग इतना होता है, ये वाली त्रिज्या प्लस ये वाली त्रिज्या। तो ऑब्वियसली बात है केंद्र के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा हो गई, इतनी एक्स्ट्रा होगी, तो केंद्र के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, त्रिज्याओं का योग छोटा होता है। जब एकदम टच करते हैं तो केंद्र के बीच की दूरी ये और त्रिज्याओं का योग भी यही, तो R1 + R2 बराबर होता है C1 + C2। इस केस के अंदर जब बाह्य स्पर्श करते हैं तो R1 + R2 बराबर होता है C1 C2। केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। लेकिन जब नहीं काटती है तो केंद्र के बीच की दूरी तो हो जाती है इतनी सी, ये, और त्रिज्याओं का योग ये और ये इतना। एक को हम यहाँ से लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक लें, ये होता है C1 C2, तो इतना और एक्स्ट्रा और हो गया। देखिए ये यहाँ तक ले लो, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ तक ले लिया, ये प्लस इतना और एक्स्ट्रा हो गया, तो R1 + R2 बड़ा हो जाता है C1 C2 से। ठीक है, तो अभी हमारे देख पा रहे हैं कि R1 R2 का जोड़ C1 C2 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब दोनों काट रहे हैं। तो काट रहे हैं तो हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो उभयनिष्ठ जीवा होगी इन दोनों के बीच की, ये होती है उभयनिष्ठ जीवा, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो आपका केंद्र ये, आपका केंद्र ये, आप दोनों केंद्र को मिला दीजिए। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या होगी पहले वाले वृत्त की R1, ये दूसरे वाले वृत्त की R2। दोनों के केंद्र के बीच की दूरी हमें दी गई है जो कि 25 है। R1 हमें पता है, R1 कितना हुई, R1 है 15 और 20, R1 15 है और R2 हमारा 20 है। थोड़ा सा सॉल्व करने में परेशानी तो आएगी, लेकिन हमें पता है कि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो जीवाएं हैं, ये जीवा जो है ये समद्विभाजित हो जाएगी, मतलब आपकी जो AB जीवा है ये इस C पॉइंट पर समद्विभाजित हो जाएगी। ये C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया। तो आप AC को जो है वो x मान लीजिए, ये आपका x हो गया, इसको आप y मान लीजिए, ये आपका y हो गया, इतना y हो गया, ये y हो गया, तो ये 25 थी, तो ये इस तरफ 25 - y हो गया। ठीक है, ये जो है इसको x मान लीजिए। अब पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस के हिसाब से x² + y² बराबर 25, x² + y² बराबर 15 का वर्ग, सॉरी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं यहाँ से, x² + 25 - y², x² + 25 - y² बराबर 20 का स्क्वायर बराबर x² 25 का 625 + y², ये हो गया 50y बराबर 400।
अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम 225 लिख सकते हैं। ये रहा एक्स स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर 225, यहाँ 225 रख देते हैं। 225 प्लस 625 माइनस 50 वाई बराबर 400। 50 वाई को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा 6 2 8 850। 850 में से 400 गए 450। 450 बराबर 50 वाई। वाई बराबर आ गया 9। वाई का मान रख के अब एक्स का मान निकाल लेते हैं। 81, ये 15 का वर्ग 225, समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो एक्स स्क्वायर बराबर आया 225 माइनस 81, 4 4 1। तो एक्स बराबर आ गया 12। प्लस माइनस, माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि दूरी है, दूरी माइनस की हो नहीं सकती। तो एक्स बराबर 12 हुआ। ए बी आपके डबल है, ए बी जो है वो 2x के बराबर है। ए बी जो है वो डबल है 2x, तो 12 दूनी हो गया आपका 24। तो ए बी बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आया समझ में? थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 3 बिंदु है, एक का नाम डी है, एक का नाम ई है, एक का नाम एफ है। ये तीनों जो है वो मध्य बिंदु है, ए बी, बी सी और सी ए। ये जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं के ये मध्य बिंदु है, ए बी, बी सी और सी ए के मध्य बिंदु है। अब क्वेश्चन में कहा गया कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, कोण बी 90 डिग्री है। ए बी 6, ए बी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, बी सी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है। और हमसे जो पूछा गया वो है कि त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल कितना होगा। जो डी एफ बनेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, बढ़िया है। तो यहाँ पे बी समकोण है, तो आपका ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ए बी सी, इनके मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु है डी, यहाँ डी ले लीजिए। बी सी का मध्य बिंदु है ई और इसका मध्य बिंदु है एफ। इनको मिला दीजिए, ये त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज का जो एरिया है वो हमसे पूछा गया। और आपको याद भी होगा कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो चौथाई होता है। जो मेन त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका चौथाई होता है। तो क्षेत्रफल डी एफ जो है बराबर होगा 1/4, क्योंकि ऐसे 4 त्रिभुज बन सकते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल चौथाई होता है बड़े वाले के, जो पूरा एबीसी है उसका। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। समकोण त्रिभुज है इसलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार आपका ए बी जो है वो तो ऊंचाई होगी, ये तो होगी 6। बी सी आपका आधार का काम करेगा जो कि होगी 8। 4 गुना 8, 8 से 8 कट गया, 4 दूनी 8, 8 से 8 का 4। तो क्षेत्रफल हुआ 4 वर्ग इकाई। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये 6 है, एक भुजा 6 है और एक भुजा 8 है, तो ये आपका 4 नहीं बल्कि 6 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ओ केंद्र वाले एक व्रत है जिसका केंद्र ओ है कि ए तथा बी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर मिलती है। अगर आप ए पर और बी पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो पी पर आके मिलती है। व्रत बना देता हूं, उस पे 2 बिंदु बना देता हूं ए और बी, उन पे स्पर्श रेखाएं खींच देता हूं, वो आके पी पे मिलती है। यूं समझिए पी से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई जो ए और बी पर टच करती है। सीधी सीधी बात यही है, 2 स्पर्श रेखाएं आके पी पे काटे या पी से खींची जाए, दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ बोलने का अंतर है। ठीक है, आपने पी से स्पर्श रेखा खींची, वो आके ए पे और बी पे मिलती है, एक को ए पे और दूसरे को बी पे। ये आपका पी है, ए और ये बी हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में और भी दिया हुआ है ए ओ बी, ये सेंटर है ओ। ए ओ बी जो है वो 120 डिग्री है, ए ओ बी बराबर 120 डिग्री है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ए पी बी, ये ए पी बी, ये वाला कोण नाम देते हैं कोण एक्स, या खाली एक्स नाम दे दीजिए। और ए पी ओ कौन है भाई? ए पी ओ, ए पी ओ। अच्छा, इसको मिलाना भी पड़ेगा। ठीक है भाई, मिला लेते हैं। ये वाला कोण नाम दे देते हैं वाई। इन दोनों का अनुपात पूछा है कि x अनुपात y बताइए।
इन दोनों कोणों का अनुपात क्या होगा, x अनुपात y क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कोण 90 डिग्री होगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण 90 होता है। ये 90 हो गया, ठीक है। अब ये जो है ये चतुर्भुज है, कोण PAOB चतुर्भुज है, PAOB चतुर्भुज है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, इसलिए कोण x प्लस कोण 90 प्लस कोण 90 प्लस कोण 120 चारों कोण मिला के बराबर होंगे 360। टोटल कोणों का जोड़ होगा 360। तो घटा दीजिए, घटाने पर आपका x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो x का मान तो आ गया, क्लियर है। अब आते हैं y पर। y निकालने के लिए थोड़ा सा और विज्ञान लगाना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये जो PO रेखा है, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं, ये कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। आप कहेंगे सर कैसे पता चला कि कोण समद्विभाजक है। ये देखिए, O से लंब डाला गया है PA लाइन पर, O से लंब डाला गया है, वैसे त्रिज्याएं हैं लेकिन है तो लंबी ना, डाला गया लंब बराबर है। अगर आप कोई रेखा, आपके बिंदु से कोई रेखा जाती है, उस रेखा के किसी बिंदु से आप रेखा पे लंब डालते हैं, वो लंब बराबर आते हैं, इसका मतलब कोण समद्विभाजक है। क्योंकि अगर कोण समद्विभाजक ना होता, कोण समद्विभाजक ना होता तो ये दोनों, क्योंकि P से देखिए, आप P की नज़र से देखिए, P से आप O की तरफ जा रहे हैं, P से आप O की तरफ जा रहे हैं, आपका पॉइंट A और B आपके बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी पे तभी है जब आप एकदम बीचों बीच से जा रहे हो, एकदम बीचों बीच से जा रहे हो, और बीचों बीच का मतलब है कोण का मध्य बिंदु। तो ये आपका y जो होगा ये x का आधा होगा, यानी ये आपका हो गया 30 डिग्री। अब x बटा y पूछे है तो x बटा y हो गया, ये हो गया आपका 60 डिवाइडेड बाय 30, 2:1। ये आपका आंसर है, समझ में। और याद भी रखिएगा कि अगर आप की दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए, वो P बिंदु पे काट रही है, P बिंदु को अगर आप केंद्र से मिलाए तो ये जो आएगा ये आपका कोण समद्विभाजक आएगा। ये जो रेखा होगी ये कोण समद्विभाजक होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 10 सेंटीमीटर एक वृत्त की त्रिज्या है, r बराबर 10 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। दो समानांतर जीवाएं हैं जिसकी एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर, एक की 12। एक जीवा AB नाम रख लेते हैं जो कि 16 सेंटीमीटर बताई गई है। एक दूसरी जीवा का नाम CD रख लेते हैं जो कि हमें बताई गई है 12 सेंटीमीटर। तो AB समानांतर है CD की, AB और CD जो है वो परस्पर समानांतर है। अब बताइए कि AB और CD के बीच की दूरी कितनी है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। तो ये ले लेते हैं AB जीवा, ये है आपकी CD जीवा, एक की लंबाई है 16, एक की है 12। ये आपका सेंटर ले लेते हैं। तो ये सेंटर से आपने लंब डाला पहली जीवा पे, सपोज करते हैं इसका नाम रख लेते हैं OE। फिर आपने दूसरी जीवा पे लंब डाला, इसका नाम रख लेते हैं OF, ठीक है। अगर आप यहाँ से मिला दें तो ये आपकी त्रिज्या होगी, इसे मिला दें तो ये भी त्रिज्या होगी। त्रिज्या आपको बताई गई है 10, तो ये होगी आपकी 10, ये होगी 10। केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये 6 होगी, ये 6, और ये 16 है तो ये 8 हो गई। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आप, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप ये लंबाई निकाल सकते हैं, 10 का अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 100 माइनस 64, 36, 36 का 6। और ऐसे ही आप ये लंबाई भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 100 माइनस 36, 64, 64 का हो जाएगा 8। दोनों का टोटल जोड़, बीच की दूरी यही तो है, तो 6 प्लस 8, यानी बीच की दूरी आ गई 14 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, O बिंदु त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है। लंब केंद्र का मतलब जहाँ तीनों लंब जहाँ से गुजरते हो वो लंब केंद्र कहलाते हैं। O लंब केंद्र है, BOC 120 डिग्री है, तो आपको BAC बताना है। BOC 120 है तो BAC बताना है। देखते हैं त्रिभुज में, ये आपने तीनों भुजाओं से लंब डाले, ये लंब है, याद रखिएगा, ये A, ये B
और ये आपका सी और ये आपका सेंटर ओ। अब हमें कहा गया बी ओ सी, तो ये रहा बी, ये रहा ओ और ये रहा सी। तो इस क्वेश्चन में जो हमें एंगल दिया हुआ है वो है बी ओ सी। कहाँ है भाई बी? बी ये रहा, ओ ये रहा, सी ये रहा, तो बी ओ सी यानी ये वाला एंगल आपको पता है। और कितना है? वो है 120। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज के लिए हमें कहा गया है कि इस समबाहु त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है, अंतः केंद्र कैसे बनता है? अंतः केंद्र कैसे बनता है? कोणों के समद्विभाजकों से। आपके सभी कोणों के जो समद्विभाजक हैं ये इस तरीके से आएंगे और आकर एक बिंदु पर कट करेंगे। ये कोणों के समद्विभाजक है, कोणों के समद्विभाजक यानी जो कोण है उसको आधा आधा करके बीच में से निकलेंगे। फिर आपका एक वृत्त तैयार होगा जिसे आप अंतःवृत्त कहेंगे। ये अंतःवृत्त है, ठीक है। ये कोण आपका समबाहु त्रिभुज होने की वजह से प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा और ये 60 डिग्री को भी आधा आधा 30-30 डिग्री में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसमें भुजा की लंबाई पूछी गई है जबकि त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से मैं खींचूँ तो आपको ये त्रिज्या नजर आ जाएगी। ये होगी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ओ केंद्र है और ये डी ले लेता हूँ और ये त्रिज्या होगी आर बराबर 3। ये कोण आपका 30 डिग्री होगा, सही है। ये कोण 30, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। तो ये यहाँ से आपकी समद्विभाजित होगी। अब आप कहेंगे सर तो जीवा है ही नहीं, ये बाह्य जीवा होगी, स्पर्श रेखा होगी एक तरह से। क्योंकि देखिए बी से जो आप खींचेंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 है, क्योंकि त्रिज्याएं बराबर है, ओ भी बराबर है ओ सी, तो ये भी 30 होगा। तो अब त्रिभुज तो सेम है, आपका त्रिभुज बी ओ डी और त्रिभुज डी सी ओ जो है सर्वांग समत्रिभुज हो गए। क्यों? क्योंकि ये भुजा समान है, एक भुजा ये समान है और ये वाला कोण जो है ये समान है। ये कोण 90 है, ये भी 90 है, तो ये ऑब्वियसली बात है तीसरा कोण भी समान हो। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण बराबर होना ही होना है, भुजाएं बराबर है इसलिए सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम हो गए तो मुझे ये भुजा अगर मैं निकाल लेता हूँ और डबल कर देता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी BC मिल जाएगी। और ये कैसे मिलेगी? इस त्रिभुज से, BOD से, त्रिभुज BOD में, त्रिभुज BOD में। तो इसमें हो जाएगा BD, हमें निकालना क्या है? हमें OB BD निकालना है। तो BD बटा OD, BD है कौन भाई? कोण के हिसाब से ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, तो ये 10 हो गया, ये हो गया 10। BD जो है वो आपका ये हुआ लंब, आधार बटा ये आधार, BD ऊपर लिए ना आपने तो आधार ऊपर लिए, आधार बटा लंब हुआ, आधार बटा लंब तो कोट होता है, तो ये आपका कोट हुआ, ये हुआ आपका कोट 30। तो BD बराबर हुआ आपका OD जो कि आपका 3 के बराबर है। कोट 30 का मान जो है वो √3 होता है, तो ये 3√3 हो गया। तो अब BD जो है वो निकल चुकी है, आपको BC निकालनी है, भुजा निकालनी है। BC जो है वो BD की दुगनी है, तो 2 ये हो गया 6√3। ये आपके समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ABC और उस ABC में जो कोण A है वो 90 डिग्री है। कोण A 90 है, कोण C जो है वो 65 है, BC लंब है AD पर। तो आपको कोण BAD का माप बताना है। BAD कितनी, ये आपको बताना है। थोड़ा सा चित्र में ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपका जो समकोण है वो A पर बना हुआ है। तो समकोण त्रिभुज बना लीजिए, लेकिन जहाँ समकोण आप बनाएंगे वो आपको A पे बनाना है, A पे 90 का कोण बनाना है। ये हो गया आपका 120। अब थोड़ा सा खेल देखिए, इनके नाम भी रख लेता हूँ मैं एक बार, D शीर्ष, E शीर्ष और F शीर्ष। और मुझसे जो पूछा गया है वो है BAC। ये मुझसे पूछा गया है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये जिसके सामने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये वाला देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, सही है, आमने सामने। जब दो भुजाएं एक दूसरे को काटती है तो उसके जो आमने सामने वाले कोण होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि आमने सामने है। ऐसे ही कोण 3, कोण 4, ये है कोण 3, ये है कोण 4। तो कोण 1 बराबर 2 शीर्षाभिमुख है, कोण 3 बराबर कोण 4 ये भी शीर्षाभिमुख है, ठीक है। तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री हो गया। D कोण 90 का है, DE कोण 90 का है, ये 90 क्योंकि लंब है इसलिए 90, ये 90। अब आप देखेंगे कि ADOE ये जो है ये एक चतुर्भुज है, देख रहे हैं चतुर्भुज है ADOE, एक चतुर्भुज है और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, इसलिए चारों कोणों का योग एंगल A प्लस 90
प्लस 120 प्लस 90 इक्वल्स टू 360। एंगल ए निकाल लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए। 180 प्लस 20 300, 360 में से 300 गए 60 डिग्री, तो कोण ए हुआ हमारा 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर है। ये ए कौन है? BAC है। देखिए BAC, इसी कोण की तो बात हो रही है। मैंने सिंपल भाषा में कोण ए का है, तो कोण ए हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक त्रिभुज ABC है, उसका परिकेंद्र O है, परिकेंद्र O है और उसमें कुछ कोण दिए गए हैं। एक तो BAC बराबर है 85, BAC 85, BCA 80 डिग्री और OAC बताइए। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ये हो गया एक परिवृत्त ABC, इसका सेंटर ले लीजिए। ठीक है, ये O इसका सेंटर है और ये सब रेडियस हो गई, क्योंकि A केंद्र है तो ये सब त्रिज्याएं होगी। OA त्रिज्या है, इसका मतलब OA बराबर है OB बराबर है OC, ये तीनों बराबर है क्योंकि तीनों त्रिज्याएं हैं। OA बराबर है OB बराबर है OC, क्योंकि O परिकेंद्र है और ABC वृत्त की परिधि पर है। A भी परिधि पर है, B भी परिधि पर है, C भी परिधि पर है। केंद्र को परिधि से मिलाते हैं तो त्रिज्या बन जाती है और त्रिज्याएं बराबर होती है, इसलिए OA OB OC बराबर है। अब कुछ कोणों का हिसाब किताब दिया हुआ है, वो है BAC। ये रहा BAC, यानी ये 85 डिग्री है, पूरा 85 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद BCA, ये रहा BCA, ये वाला 80 डिग्री। ठीक है, ये 85 है, ये 80 है और OAC हमसे ये वाला कोण पूछा गया, ये कितना है। ठीक है, तो पहले ये तो हिसाब किताब में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा विज्ञान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ये आप AC चाप को देखिए, AC चाप AC को देखिए, चाप AC जो है वो केंद्र पे कोण बना रही है, ये रहा केंद्र पे बनने वाला कोण। चाप AC परिधि पर कोण बना रही है, B पर देखिए चाप ये हुई और ये रहा परिधि पर कोण, ये रहा केंद्र पे कोण, केंद्र यहाँ है, ये रहा केंद्र पे कोण। परिधि पर बना कोण और केंद्र पे बना कोण, केंद्र पे बना कोण परिधि वाले कोण से दुगना होता है। पहले ये कैसे निकलेगा? देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 85 कोण B, इसका नाम है ABC, कोण ABC प्लस कोण 85, ये रहा कोण 80, ये सब मिला के होगा 180 डिग्री। तो कोण ABC बराबर आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 165 गया 15 डिग्री, ABC हुआ 15 डिग्री, ये है 15। जब ये 15 है तो ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। अब ये त्रिभुज है AOC जो है वो त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से ये 30 है, ये दोनों बराबर होंगे। ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि भुजाएं बराबर है, OA और OC बराबर है, OA और OC बराबर है। इसलिए जब भुजाएं बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज की जिसकी भुजाएं बराबर है उसके कोण भी बराबर है। तो OAC कोण जो है बराबर है OCA। सपोज कीजिए इनका नाम X रख लेता हूँ, ये X हो गया, X हो गया तो X प्लस 30 डिग्री, तीनों मिलाकर होंगे X प्लस 30 डिग्री, तीनों मिलाकर होंगे 180, क्योंकि त्रिभुज है इसलिए 180। 2x बराबर 150 और x बराबर 75, ये आपका 75 डिग्री आंसर आ गया। क्लियर है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। तो त्रिभुज ABC समकोण है, कोण A 90 है, तो कोण A यहाँ बनाइए आप अपना, कोण A यहाँ बनाइए जो कि 90 डिग्री है। उसके बाद में ये आपकी भुजा आपका कर्ण हो गया जो कि BC हो जाएगा। ठीक है, अब कोण A तो हमें दिया है 90 डिग्री, जो 90 है ही, सही बात है, समकोण त्रिभुज है। कोण C जो है वो 65 है, तो ये 65 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों के हिसाब से अगर विज्ञान लगाएं तो 90 65, तो ये अपने आप ही बच जाता है आपका 25 डिग्री। क्लियर है, क्योंकि 90 प्लस 65 जोड़ दीजिए और 180 में से घटा दीजिए तो 25 डिग्री आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि BC के ऊपर एक AD लंब डाला गया, आपका BC मतलब कर्ण, कर्ण पे A से एक लंब डाला गया
जो इस BC पे आता है D पॉइंट पे, ये लंब है मतलब 90 डिग्री है, दोनों तरफ इसका कोण 90 कोण BAD पूछा गया भैया, ये रहा B, ये रहा A और ये रहा D, सिर्फ इतना कोण पूछा गया, इतना ये वाला, इतना कोण कितना होगा, मान लीजिए x होगा, x कितना होगा ये बताइए भाई, कहाँ बताए, ये तो हो चुका, 25 ये 90 ये तो x ये, तो चित्र के अनुसार सीधा दिख रहा है कि x + 25 त्रिभुज के हिसाब से, ये त्रिभुज ही तो है BAD 25 + 90 + x बराबर 180, तो x बराबर हुआ आपका 90 - 25 65, ये लीजिए, क्लियर है, कहाँ दिक्कत है, ये आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्या, एक की 5 सेंटीमीटर है, एक की 3 सेंटीमीटर है। R1 एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो R1 5 है और R2 जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 5 और 3 सेंटीमीटर। इनके केंद्रों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, C1 C2 जो है वो 24 है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है, लेकिन इस बार खेल थोड़ा सा अलग है। 5 और 3 सेंटीमीटर केंद्रों के बीच की दूरी 24 है, तदनुसार उनके अनुप्रस्थ एवं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, उनकी अनुप्रस्थ एवं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कितनी होगी। पहले तो आपको उभयनिष्ठ इसकी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपके पास R1 एक वृत्त की त्रिज्या 5 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 है और केंद्रों के बीच की दूरी 24 है, और क्वेश्चन में जो पूछा गया वो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होती है वो 2 होती है, 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। ध्यान दीजिए, ये आपके 2 वृत्त है, एक की त्रिज्या 3 है, एक की त्रिज्या 5 है। अब यहाँ पे देखिए एक स्पर्श रेखा तो ये होगी जो ऊपर से जाएगी ऐसे टच करते हुए, इसके ऊपर से भी जाएगी, इसके ऊपर से भी जाएगी, दोनों को टच करेगी। स्पर्श रेखा एक है लेकिन टच दोनों को कर रही है, इसलिए उभयनिष्ठ कहते हैं इसको, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। मान लीजिए ये A से शुरू हुई और B पे जाके खत्म हुई, ठीक है। मैं आपको उसका फॉर्मूला बना के दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्मूले में सीधे मान रखिएगा, काम हो जाएगा। एक जनरल व्यू में आपकी बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए एक स्पर्श रेखा ये होगी, एक स्पर्श रेखा होगी ये तिरछी ऐसे ऐसे, उसकी लंबाई भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। पहले मैं इसकी लंबाई, इस स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, इस पहले वाले वृत्त को इसने A पे टच किया, दूसरे वाले को B पे टच किया, तो मैं इसकी लंबाई जो है वो आपको निकाल के दिखाऊंगा। इनके केंद्र के बीच की दूरी ये देखिए, ये C1 इसका पहला का केंद्र हो गया, C2 इस दूसरे वाले का केंद्र हो गया और ये हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको A से मिला देना है। अब आपको ये कोण 90 का दिख रहा होगा, लेकिन ना, हाँ बेटा यही तो बात है, हाथ से बनाते हैं ये, हम हाथ से बनाते हैं। हाथ से बनाने में 89 में 90 में कितना फर्क होता है। अगर ये 89 है तो क्या गारंटी है, और ये बिल्कुल 90 नहीं है, बिल्कुल भी 90 नहीं है, ये 90 ये है। अभी आपको 90 नहीं दिख रहा लेकिन ये 90 है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, तो बेटा मैंने हाथ से बनाए हैं, वो गलत है। पर मैं जो कहती है वो सही है। पर मैं कहती है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण हमेशा 90 का होता है, तो ये कोण 90 का है। तभी इसलिए कहा जाता है कि मैथ्स पे विश्वास कीजिए, मैथ्स पे विश्वास कीजिए, वो ज़्यादा सही है, बजाय हमारे दिखता है या लगता है या समझ में आता है, इससे काम नहीं चलता। थ्योरम कह रही है कि ये 90 है तो यही 90 है, ये नहीं है, ठीक है ना। ये हाथ से बनाए तो गड़बड़ हो सकती है, सेम ऐसे ही ये वाला भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपके त्रिज्या होगी R1, ये होगी त्रिज्या R2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो C1 C2 है इसके समानांतर आप एक लाइन खींचिए, इसके समानांतर एक रेखा खींचिए, B से जाए, जो B को टच करे, समानांतर होनी चाहिए, रिपीट कर रहा हूँ, समानांतर होनी चाहिए। तो ये होगी BD। याद रखिए मैंने क्या की है, C1 C2 के समानांतर रखा है BD को। अच्छा बात कहोगे समानांतर क्यों रखा है, कि समानांतर इसलिए रखा है कि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी R2 है तो ये दूरी यहाँ पे भी कितनी होगी, R2 ही होगी। और टोटल कितनी है, R1 है, तो इतनी सी दूरी कितनी बची, ये वाली दूरी कितनी बची, ये बची R1 माइनस R2। ये कोण में ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया। और कर्ण कितना हुआ, जितनी दोनों के केंद्र के बीच की दूरी है, सपोज कीजिए वो D है, तो दूरी D आ गई, तो कर्ण आपका D है। अब आपके पास जो है ये देखिए कोण, इस याद रखिए इसके बीच में जो है वो कर्ण है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण हो गया। इनमें से ये कोण अगर आप यहाँ ले रहे हैं तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। AB जो है वो आधार है, तो आपको आधार निकालना है। आपको इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABD जो कि समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABD समकोण त्रिभुज है,
और उसमें आप क्या निकाल रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं। और आधार कौन है, ए बी है, याद रखिएगा। यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि ये कर्ण है, क्योंकि मैंने रिपीट कहा, मैंने कहा ना हाथ से बनाया हुआ है, हाथ से बनाने से आप नहीं विश्वास कर सकते, आप थ्योरम पे जाते हैं। परमे कहती है वो सही है, परमे सही इसलिए ये कहती नहीं है इसलिए सही नहीं है, वो बाकायदा प्रूफ की गई है, बाकायदा किसी की रखी नहीं गई कि अच्छा आयलर ने कहा है, अच्छा न्यूटन ने कहा है, अच्छा इसने कहा है, या बड़े आदमी ने कहा है। ना बड़े छोटे की बात नहीं है, बड़े ने भी कहा है तो प्रूफ करके कहा है। तो गणित में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है, लाइए प्रूफ और मान लिया जाएगा, नहीं प्रूफ नहीं माना जाएगा, चाहे आयलर हो और चाहे गॉस हो और चाहे कोई और हो। हमारे यहाँ मानने वाली प्रवृत्ति नहीं है, हमारे यहाँ प्रूफ की प्रवृत्ति है। तो आधार आ जाता है आपका कर्ण का वर्ग माइनस लंब का स्क्वायर। अब आपका कर्ण कितना है, जो कि डी है, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, वो हो गया डी स्क्वायर माइनस आपकी r1 माइनस r2 का स्क्वायर। ये लीजिए, ये फॉर्मूला बन गया। सीधा ए बी निकालने का, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, सीधा मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। डी कितना है 24 और ये 5 माइनस 3। ये लीजिए, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला आपके लिए तैयार कर दिया, सीधा फॉर्मूला यूज करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 24 का हो जाता है 576 और ये हो जाता है 5 माइनस 3 2 4 572 और ये जगह 4 इंटू 143। तो 4 का 2 बाहर, 143 अंदर। 143 का तो होता नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं होता, होता है 13 इंटू 11 होता है। 13 इंटू 11 का आप क्या करेंगे, बाहर तो कोई आएगा नहीं, पड़ा रहने दीजिए। ये आपका आ गया उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई। अब एक और होता है तिर्यक, तिर्यक की निकालिए, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन वो भी मजेदार होता है। आइए तिर्यक की ओर निकालते हैं। तिर्यक बेटा ये टेढ़ी होती है ऐसे, अब देखिए हाथों से बनाते हैं ना आप, तो थोड़ा सा टेढ़ा चला गया तो क्या दिक्कत है, लाइन को टेढ़ी कर देते हैं, लाइन को टेढ़ी कर देते हैं। बताइए, सरल रेखा जो सीधी रेखा होती है उसको टेढ़ा कर देते हैं, क्योंकि हाथ का ही तो कमाल है। तो इसलिए हाथों पे क्या विश्वास किया जाए, ये बताइए, समझ रहे बात को, हाथों पे क्या विश्वास किया जाए। नहीं व्रत को टच कर रही है तो मैंने लाइन को थोड़ा, दिख रहा है यहाँ से, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और आप मेरे हाथ पे विश्वास कर रहे थे अभी। तो समझना होगा आपको कि हाथों पे या आंखों पे या इन चीजों पे विश्वास ना करके प्रूफ पे विश्वास करते हैं। मैथ्स में यही तो रखा गया, प्रूफ पे विश्वास किया गया, ना कि हाथों पे या जो दिखता है उस पर विश्वास किया गया, क्योंकि दिखने वाला तो इल्यूजन होता है ना। रेगिस्तान में आपको पानी दिखता है लेकिन वो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब आंखों पे भी आप विश्वास नहीं कर सकते, है ना। आपको तरह तरह की आवाज़ें भी कई बार सुनाई देती है, इसलिए कानों में भी आप विश्वास नहीं कर सकते। तो इसलिए जो सेंसेशन है उनसे परे जाइए, लॉजिक पे जाइए। चलिए आप वापस आते हैं। ये जो इस बार हमें ये निकालना है, ए बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये हो गया आपका C1 सेंटर C2। अब यहाँ पे क्या करना है, आप इसको मिलाइए, ठीक है। और वही कोण तो 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा, और यहाँ से मिलाएंगे ये भी 90 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक परमे का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परमे है। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा भी। R1 5 है, R2 भी 5, R2 3 है ना, ठीक है। ये जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे केंद्र को मिलाने वाली रेखा को काटती है, इसका नाम मैं रख लेता हूँ C। जिस पे काटती है वो जो अनुपात होता है वो त्रिज्याओं का अनुपात होता है, त्रिज्याओं के अनुपात में ही काटती है। यानी C के परे यहाँ से यहाँ तक की रेखा और यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाखंड है, इनका जो अनुपात है वो R1 अनुपात R2 में होता है। जिस अनुपात में आपके वर्त की त्रिज्या होती है उसी अनुपात में स्पर्श रेखा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कट करती है। रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरम है, परमे है, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, घर से कुछ नहीं लगाया मैंने, परमे है उसके आधार पे बोल रहा हूँ। परमे कहती है कि कोई स्पर्श रेखा केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, मैंने अगर नहीं बताई है तो माफी चाहता हूँ। मैंने कहा था कि कुछ चीजें छूट जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सवाल नहीं छूटने देता। सवाल कहीं ना कहीं इसको यूज कर लेता है तो पूछ भी लेता है कि भाई वो कोई परमे है क्या इसके लिए, तो भूली हुई वापस याद आ जाती है, इसलिए सवाल निकालते हैं, वरना तो खाली थ्योरी पढ़ के निकल जाए। तो आइए बात करते हैं वापस से। सी क्या करता है कि आपकी जो केंद्र को मिलाने वाली रेखा है उसको त्रिज्याओं के अनुपात में बांटता है, R1 अनुपात R2 में बांटता है। अब आपको पूरी डी के बारे में तो पता है कि पूरी डी कितनी है, पूरी डी जो है वो आपको पता है। ध्यान दीजिए, पूरी डी आपको पता है, 24 है, पूरी डी 24 है, दिया गया है, पूरी 24 है। अब 24 को आपको R1 अनुपात R2 में बांटना है। यहाँ से यहाँ तक क्या अनुपात होगा, और अनुपातों में कैसे बांटते हैं, छोटी क्लासों में आपने साझा पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ी थी। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में आप क्या करते हैं कि राम ने इतने रुपए लगाए, श्याम ने इतने रुपए लगाए, 5000 8000, 30 काटी, 5 अनुपात 8, वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का लाभ हुआ। तो आप क्या करते हैं, अनुपातों का योग करते हैं,
फिर जिस अनुपात को निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसका अनुपात निकालना है बट्टा कुल अनुपात गुणा जो लाभ जिसको बांटना चाहते हो। तो मुझे 24 को बांटना है किस अनुपात में, R1 अनुपात R2 में। तो पहले अगर ये निकाला, क्योंकि R1 R2 कितना है 5 अनुपात 3 है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 3, अनुपातों का योग कितना हो गया 8, तो 5/8 गुणा 24, ये आ जाएगी मेरी C1 से लेकर C तक, C1 C की लेंथ आ जाएगी। फिर C2 C की लेंथ भी ऐसे ही आ जाएगी, उसका अनुपात 3 है तो 3/8 गुणा 24, 3, और ये आ गया 15 और ये आ गया 6, तो ये होगी 15 और ये होगी 6। समझ गए आप? ठीक है, इस तरीके से आप लंबाइयाँ ज्ञात कर लेंगे। इसका व्यापक फॉर्मूला लिख दूं मैं आपको, है ना। तो ये वाले जो केंद्र है R1, ये वाली दूरी C1C, इसको हम D1 D2 नाम दे देते हैं ताकि आपको इजी रहे। इसका नाम D1, इसका नाम D2। आपको R याद रह जाएगा कि R1 त्रिज्या वाले की जो दूरी है वो D1 है, R2 वाले की D2 है। तो D1 आप कैसे निकालेंगे, R1 त्रिज्या को ऊपर रखेंगे, बट्टा दोनों का योग लेंगे और गुणा बीच की टोटल दूरी D लेंगे। इस तरीके से D1 और इस तरीके से आपका D2 भी आ जाएगा। ये लीजिए, इस फॉर्मूले द्वारा आपका D1 D2 आ जाएगा। D1 D2 आने के बाद में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के A से C और C से B निकालेंगे। पहले A से C निकाल लेते हैं, बराबर कर्ण का वर्ग माइनस, इस बार देखिए कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है तो ये कर्ण हुआ, 90 के सामने वाला कर्ण होता है तो ये कर्ण हुआ आपका। कर्ण है, इनमें से एक लंब होगा एक आधार होगा, तो आप मान लीजिए आधार निकाल रहे हैं, है ना। किसी को कोई फर्क तो पड़ता नहीं है लंब और आधार में से, क्योंकि कोण तो यहाँ कहीं है नहीं, तो किसी को लंब और किसी को आधार, बस कर्ण का ध्यान रखिए। कर्ण ये हो गया, लंब और आधार। अब आप D1 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इससे AC आ जाएगी। फिर आप BC निकाल लीजिए, वो हो जाएगा आपका D2 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। और उसके बाद आपको क्या करना है, पूरी AB निकाल लेनी है दोनों को जोड़ के, AC प्लस BC। ऐसा करते ही आपको AB मिल जाएगी। ठीक है, समझ गए? मान रख दीजिए। D1 कितना था आपका, D1 था भाई 15, ये D1 था, ये D2 था, ये 15 था। 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 15 यानी 225 माइनस 25 जो कि 200 आ गया। 200 का 100 इंटू 2, 100 का 10 बाहर, 10√2। AC आ गया, BC निकाल लीजिए। BC आ जाएगा आपका, ये अगला कितना है, D2 कितना था 6, D2 6 था और ये 3 था। 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 6 थोड़ी था यार, 8 9 था। हाँ, क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 81 माइनस 72, और 72 होता है 36 दूनी 72, तो 6√2 ये आ गया। अब पूरी आपकी AC निकाल लीजिए, दोनों को जो AB निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ के ये हो गया 16√2, ये आपकी लंबाई आ गई। क्लियर है? आया समझ में? देखिए सोचिए, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ जी सर क्लियर है। तो ये है, इस तरीके से आपकी लंबाई निकालने का तरीका बहुत अच्छा है। फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखिए, इससे आप दोनों ही स्पर्शिकाओं की लंबाइयाँ निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि दो त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, Δ1 समरूप है, सर्वांग सम नहीं है, दो त्रिभुज समरूप है, उनका जो एरिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात 9:1 है। क्षेत्रफलों का अनुपात का रेशियो 9:1 है। तो ये कह रहा है कि परिमाप का अनुपात क्या होगा। अरे भाई कमाल है, आपको याद है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी समरूप त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात, माध्यिकाओं का अनुपात, लंबों का अनुपात और परिमाप का अनुपात बराबर होता है। इन सबके वर्गों कर दिया जाए तो वो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के अनुपात का वर्ग। भुजाओं का ले लीजिए, माध्यिकाओं का ले लीजिए, लंब का ले लीजिए, परिमाप का ले लीजिए। भुजाओं का अनुपात बराबर माध्यिकाओं का अनुपात बराबर लंब का अनुपात बराबर परिमाप का अनुपात, और ये इसका इनका स्क्वायर क्षेत्रफल का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात बोल दीजिए या परिमाप का अनुपात बोल दीजिए। बस क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो इनके स्क्वायर के बराबर होता है, ये डायरेक्टली बराबर होते हैं। तो क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, तो ये 9/1 हो गया। तो परिमाप का अनुपात का स्क्वायर बराबर हुआ 9:1। स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, अंडर रूट आ जाएगा, ये 3/1 आ गया। ये हो गया परिमाप का अनुपात।
अब अगर पूछ ले माध्यिकाओं का अनुपात, तो याद रखिए माध्यिकाओं का अनुपात भी ये होगा 3:1। ठीक है, क्लियर है, 3:1। परिमाप, भुजाओं, इन सब का अनुपात बराबर होता है, और लेकिन क्षेत्रफल की जब बात आती है तो वो उनके स्क्वायर के बराबर होता है। इनके जो अनुपात है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है। चलिए फाइनली उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हो रही है तो एक बार रुक जाइए, आगे मत बढ़िए। ऐसे नहीं कि बस चलते जा रहे हैं देखते जाए, ना देखने में क्या जाता है, ऐसे ना करें। रुक के एक बार देखें कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा, कहाँ कमी छूट रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपके पल्ले नहीं पड़ रही। क्योंकि खाली जगह छोड़ेंगे परेशान करेगी, खाली जगह तो परेशान करती है। तो खाली जगह ना छोड़े, रुक जाएं, जल्दबाजी ना करें। कोई ऐसा नहीं कि उड़ के जाना है, ठीक है, रुक जाएं, शांति लें, सांस ले लंबी, देखें कहाँ गड़बड़ है, गड़बड़ को ठीक करें और आगे बढ़ें, वरना वो फिर आगे भी परेशानी पैदा करेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 24। एक वृत्त के अंदर एक समषष्ठभुज बनाया गया, उसकी भुजा बताइए। वृत्त के अंदर समषष्ठभुज बनाया गया। अब ऐसी जगह इंग्लिश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब ये जो हिंदी के नाम होते हैं ऑब्वियसली बात है परेशान करते हैं। ये 6 भुजाओं वाले को समषष्ठभुज कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्लियर होता है हेक्सागोनल, है ना, तो एकदम क्लियर होते हैं, नाम मिक्स नहीं होते। अब ये थोड़े से, अब हिंदी भी प्योर हिंदी नहीं है, ये एक्चुअली संस्कृत का मिश्रण है ना। समषष्ठभुज, षष्ठभुज जो है वो संस्कृत से शब्द होगा, तो वहां से उठाया गया है। क्योंकि अगर हिंदी बात करते हैं तो आप भुजाएं बोलते हैं, भुज तो आप ऑब्वियसली बात है संस्कृत की शुद्ध में ही जाते होंगे, या षट जो है वो संस्कृत का ही शब्द है। तो अब ऐसे मामले में क्या होता है, इस मामले में आपको थोड़ी सी इंग्लिश जो है साथ में वो अगर मिल जाती है तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाती है कि अच्छा हाँ इसको कह रहा है, ताकि कोई गलत फहमी ना हो जाए, कुछ गलत आइडिया ना ले लिया जाए। तो ये ज़रूरी होता है, इसलिए जब चीज़ों को पढ़े, है ना, तो थोड़ा सा इन बात को भी ध्यान रखें। और ख़ासकर जब आप पेपर देने जाएं, पेपर में भी ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश और हिंदी के साथ मैच कर लीजिएगा। कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो थोड़ा सा इंग्लिश वाले को और हिंदी वाले को दोनों को देख के मैच कर लीजिएगा कि वो वही तो सोच रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, और एक्चुअली वही तो है ना, ये कुछ और तो नहीं है, कहीं संस्कृत या हिंदी धोखा तो नहीं दे रही है, तो वो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। षट का मतलब होता है 6 भुजाएं, षट और अष्ट, दूसरा तो अष्टभुज। अष्टभुज में 8 होती है, सप्तभुज में 7 होती है, पंचभुज में 5 होती है, चतुर्भुज में 4 होती है, त्रिभुज में 3 होती है, और इससे ज्यादा की आपकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो 6 भुजाओं, आपको वृत्त के अंदर 6 भुजाओं का एक सम है, इसका मतलब भुजाएं बराबर है, छोटी बड़ी नहीं है, भुजाएं भी बराबर है तो कोण भी बराबर है, तो कुछ आकृति ऐसी बनेगी, एकदम बराबर बराबर। अगर मुझसे ना बने तो माफ करिएगा, बिल्कुल नहीं बनी, बड़ा अजीब सा ही बने, ठीक है, काम चलाएंगे इससे। ये आपका केंद्र हो गया, काम चलाने लायक है नहीं यार, क्योंकि इतना घटिया समषष्ठभुज जो है वो काम करेगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। एटलीस्ट और तो कुछ ना हो, आधार तो ठीक से बनाना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा ठीक दिख रहे, ए बी सी डी ई और एफ, ये आपका सेंटर होता है, और ये सेंटर होता है, यहां से आप मिलाते हैं, ये आपकी त्रिज्याएं होती है, आर और आर, ठीक है। प्रत्येक कोण जो होता है, प्रत्येक कोण ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कोण बनेगी, 6 भुजाएं 6 कोण बनेगी, टोटल 360 होता है, तो प्रत्येक कोण आपका होता है 60 डिग्री का, ये हो गया आपका 60 का, ठीक है। दूसरा, केंद्र से डाला गया लंब। अब आप यहां से जो लंब डालेंगे, ये देखिए, ये आप यहाँ पे लंब डाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये केंद्र है आपका O, यहां से आप लंब डाल रहे हैं। लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये तो आप जानते ही हैं। ये मैं जी नाम है क्या, नहीं है, ठीक है, ये जी नाम दे दिया, ये समद्विभाजित कर देगा, ठीक है। तो अब आप इस त्रिभुज की मदद ले सकते हैं, ये कोण 90 का हो गया। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार इसी त्रिभुज ए ओ बी की बात कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये 60 डिग्री का है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ये भुजा बराबर होने की वजह से ये दोनों कोण भी बराबर हुए, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, त्रिज्याएं बराबर है। टोटल कोण त्रिभुज का जो होता है, इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, ओ ए बी की बात कर रहा हूँ। ओ ए बी के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होगा, जिसमें से ये दोनों बराबर होंगे, तो त्रिभुज ओ ए बी की बात कर रहा हूँ, ओ ए बी की। ये अगर x नाम देता हूं तो ये भी x हो जाएगा, इस वजह से x प्लस 60 बराबर होगा 180। 60 को उधर भेज दिया,
तो 2x बराबर हो जाएगा आपका 180, 120, तो x बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो ये आपका 60 आ गया, 60 डिग्री 60 डिग्री। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ये 60 डिग्री होने की वजह से आपको जो कोण निकालना है, आपको ये निकालना है, ये वाली जो भुजा है AG, ये आपको ज्ञात करनी है। AG जो है वो आपको ज्ञात करनी है। तो इस त्रिभुज की मदद ले लीजिए। O, ये त्रिज्या है R, OAG, त्रिभुज OAG में जब आप इस त्रिभुज में होंगे तो आपके लिए ये कोण यहाँ है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। तो AG आपके लिए आधार होगा, AG बटा AO, AG बटा AO। रेजी कौन हुआ आपका आधार और AO कौन हुआ कर्ण। तो ये आधार बटा कर्ण हो गया। आधार बटा कर्ण जो होता है वो कॉस होता है, कॉस 60 डिग्री। तो AG मतलब आधार जो है वो बराबर आ जाएगा R इंटू कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया आपका R/2। AG आपका R/2 हो गया, तो AB आपका डबल होगा, R से ये R आ गया। अब ये आपका R आ गया। टोटल कितनी है, 6 भुजाएं हैं, तो कुल कितना हो गया, कुल परिमाप 6R। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा। कई बच्चे जो समझदार हैं वो यहाँ पे पकड़ लिए होंगे कहानी को कि जब ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है, तो जब तीनों कोण ही 60 के, तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, ये समबाहु त्रिभुज हुआ। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो अगर ये R है, ये R है, तो ये भी R है, ऑब्वियसली बात है। तो फिर अब आप कोई सोच रहे होंगे सर ये तरीका फिर आपने क्यों बताया। बेटा तरीका इसलिए बताया कि ये समषष्टभुज है, अगर अष्टभुज होता तो ये तरीका आपके अष्टभुज में नहीं लगता, क्योंकि अष्टभुज जब होते तो 8 होते तो 360 में आपका 8 का भाग लगता, और 360 में जब 8 का भाग लगता तो आपका प्रत्येक कोण जो है वो 45 का आता। तब ये चीज़ काम नहीं करती है ना, तब ये चीज़ काम नहीं करती। तो मैंने वो तरीका बताने की कोशिश की है जो आपका तब भी काम करे जब षष्ठभुज ना हो कि अष्टभुज भी हो या सप्तभुज हो या कोई और भुज भी क्यों ना हो, सभी भुज के लिए काम करे। क्लियर है, कोई दिक्कत है आपको। जवाब है नहीं है, नहीं है तो अच्छी बात है। तो आ जाइए, यहाँ तक हम एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गए। तो कुल परिमाप कितना हुआ 6R, भुजा कितनी हुई R। अगला क्वेश्चन नंबर 25। एक समबाहु त्रिभुज 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर जो अंतःवृत्त है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर है, और बराबर भी किसके 24 के, सब 24 सेंटीमीटर के बराबर है। ये आपका वृत्त है इसके अंदर जो कि अंतःवृत्त है। हमारा वृत्त तो ऐसा होता है कि एक भुजा को टच कर गया तो फिर बाकी दो भुजाओं को टच करता ही नहीं है। और वैसे ये आज की बात नहीं है, जब हम प्रकार से बनाते थे तब भी टच नहीं करता था, अब तो हाथ से बना रहे हैं। ये जबरदस्ती ही मिलाएंगे, ये व्रत रहा नहीं रहा पता नहीं अब। ठीक है, अब केंद्र पे आ जाते हैं। ये केंद्र, ये आपका हो गया त्रिज्या, त्रिज्या और त्रिज्या, और ये रहा आपका कोण अर्धक, क्योंकि कोण अर्धक से ही बनता है अंतः केंद्र। कोण अर्धक हुआ तो ये हुआ 30 डिग्री, ये हो गई आपकी त्रिज्या R, और ये आपकी भुजा है 24 है, तो ये होगी आधी, 12 इधर और 12 इधर। ठीक है, अब आप अपना ये त्रिभुज ले सकते हैं, इसका नाम है D रख लेता हूँ। त्रिभुज B और D में जिसने त्रिकोणमिति पढ़ी होती है उसके लिए ज्यामिति थोड़ी और आसान हो जाती है, ये बात कन्फर्म है। तो ये 12 है, तो ये आपका आधार हुआ, ये आपका लंब हुआ। तो आपको लंब चाहिए, आधार आपके पास है, तो R बटा 12, R बटा 12, R आपका लंब है, ये आपका आधार है, तो लंब बटा आधार आपका tan होता है, तो ये हो गया tan 30 डिग्री। लंब बटा आधार, जो कोण यहाँ बन रहा है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब बटा आधार, तो R बराबर हो गया 12, tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये आपका R आ गया। अब R आने के बाद आप एरिया निकाल लीजिए, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, 12/√3 का स्क्वायर, ये हो गया 144/3। इसे काटेंगे तो हो जाएगा 4 4 3 12 8 48 पाई। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो फिलहाल यहाँ ब्रेक करते हैं। कुल मिला के आपको मैंने अच्छे खासे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अभी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको, और बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही पता चलेगा, है ना। चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, उसी से कनेक्टेड चीज़ें हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, थोड़े से सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखिए, अनसॉल्व्ड क्वेश्चनों को ट्राई करिए, धीरे धीरे आपकी पकड़ समझ बनती जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।